हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। इसके पहले आपने देखा था कि मैंने अनुसूचियों के बारे में चर्चा किया था और जितने भी अनुसूची से प्रश्न बनते हैं उन सारे अनुसूचियों से मैंने आपसे प्रश्न किया भी था और जहाँ जहाँ से प्रश्न बनते हैं सब पर मैंने चर्चा किया था। अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसको अवश्य देख लीजिएगा। आइए आज हम चर्चा करते हैं संविधान के भाग पर। जी हाँ, संविधान के भाग पर। हालांकि एक एक भाग करके हम वीडियो अलग अलग लेकर आएंगे, लेकिन इस भाग को जो मैं आज सारे भाग का नाम लेने वाला हूँ, इसका एग्जाम में कभी कभी क्रमबद्ध तरीका पूछ लिया जाता है, या तो कभी कभी कौन सा भाग कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक है ये पूछ लिया जाता है। और इससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको संविधान में क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, थोड़ा से ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर यहाँ पर होने वाला है। जी हाँ, एक नए अंदाज में। हो सकता है इसके पहले भी आपने संविधान के भाग रटे होंगे, लेकिन एक नए तरीके से आप इसको रटने का प्रयास और समझने का प्रयास करिएगा, जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। क्लियर मित्र? तो आइए हम चर्चा करते हैं संविधान के भाग पर। ठीक, अगर हम देखें संविधान के भाग पर अगर हम चर्चा करें मित्र, तो संविधान के भाग की बात करें, नोट भी बनाते चलिए आप। ठीक है, संविधान के भाग पर अगर हम चर्चा करें तो संविधान की अगर बात करें तो मूल संविधान में कुल कितने भाग हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। संविधान की बात करें तो दो बातों को ध्यान रखना चाहिए आपको। एक तो बात ध्यान में रखना चाहिए कि मूल संविधान में कुल कितने भाग हैं, और कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि कुल कितने भाग हैं, कुल कितने भाग हैं। तो मैं आपको यहीं पे बता देना चाहता हूँ, अगर इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है तो मूल संविधान में जो भागों की संख्या है वो 22 है और कुल भाग की संख्या 25 है। क्लियर? अब सवाल ये होता है कि ये भाग 3 कौन कौन बाद में जुड़े। तो जो ये भाग 3 जुड़ने वाले हैं उसकी चर्चा अभी हम यहाँ पर कर दे रहे हैं। जो बाद में 3 भाग जुड़े मित्र, वो पहला भाग जो जुड़ा था वो भाग 4 का। भाग 4 का जो है, इस भाग 4 का में क्या है, तो इस भाग 4 का में मूल कर्तव्य है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा, भाग 4 में मूल कर्तव्य है। इसके बाद अगला भाग जुड़ा था जिसको आप 9वां भाग के नाम से जानते हैं, और इसको बोला जाता है 9 का। पहले देखिए 9 भाग जो था उसमें कुछ अलग तरीके से व्यवस्था थे, लेकिन उस 9वें भाग को हटाकर आगे चलकर इसमें जो 9वां भाग में जोड़ा गया उसको हम पंचायत कहते हैं। जी हाँ, पंचायत। और इसके बाद एक भाग और है जिसको हम भाग 14 का कहते हैं, और इसका नाम है न्यायाधिकरण। न्यायाधिकरण ये आगे चलकर जुड़ा जो भाग 14 का में है। भाग 9 में पंचायत और भाग 4 का में मूल कर्तव्य है। तो इस तरीके से मूल संविधान में आगे चलकर 3 और भाग बने जिनकी संख्या कितनी होगी? 25 होगी। ठीक है, अगर आपसे पूछे संविधान में कुल भागों की संख्या कितनी है तो आप बताइएगा 25। अगर आपसे पूछे कि संविधान में भाग की संख्या कितनी है तो 22। अगर आपसे पूछे कि मूल संविधान में भागों की संख्या कितनी है तो 22। क्लियर? इतनी बातें तो आप समझ गए होंगे। अब आइए हम एक एक भाग के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी कि जो भागों की संख्या है वो 22 है। अब देखते हैं पहला भाग क्या है। देखिए 22 भाग में अगर हम बात करें तो पहले भाग में क्या है, आप बताइए पहले भाग में क्या है। देखिए भाग 1 की अगर बात करें तो 1 भाग में अगर आप देखेंगे तो 1 भाग में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है
अब जरा इस चीज़ को समझने का प्रयास करिए मित्र। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, और ये अनुच्छेद नंबर जो है, ये अनुच्छेद नंबर 1 से 4 तक है। अनुच्छेद नंबर 1 से 4 तक संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। इसमें ये बताया गया है कि केंद्र शासित व राज्य का गठन कैसे होता है, इनका निर्माण कैसे होता है, इनकी बनाने की प्रक्रिया कैसे होती है, और साथ साथ इसमें यह भी बताया गया है कि राज्य संदर्भ में बनाने में कानून किस प्रकार से होने चाहिए। ये सारी चीज़ इसमें बताया गया है। और राज्यों की संख्या में कैसे बढ़ोतरी हुई है, कब बढ़ोतरी हुई है, ये सारी चर्चा संविधान के पहले भाग में बताया गया है। क्लियर? अब आप सोच रहे होंगे पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे। नहीं, डिटेल से भी नहीं पढ़ाएंगे। अभी आगे चलकर हम एक एक भाग को डिटेल से पढ़ाएंगे। यहाँ पर क्रमशः आपको ये याद करना होगा कि कौन भाग हैं और उसमें क्या कहा गया है, और ये कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद हैं, और उनका क्रमबद्ध तरीके से आपको पता होना चाहिए। दूसरा भाग जो मित्र है वह नागरिकता। जी हाँ, नागरिकता। अगर हम नागरिकता की बात करें तो ये अनुच्छेद नंबर जो है वह 5 से 11 तक है। 5 से 11 तक नागरिकता है। भारत में कौन सा व्यक्ति नागरिक होगा, कौन नागरिक नहीं होगा, नागरिकता ग्रहण करने के लिए कौन कौन से कंडीशन होने चाहिए, नागरिकता समाप्त करने के लिए कौन कौन से कंडीशन होने चाहिए, और नागरिकता के संदर्भ में अब तक कितनी बार अधिनियम बन चुके हुए हैं, नागरिकता के संदर्भ में लोगों का कथन क्या कहा गया है, ये सारे चीज़ें हम नागरिकता के भाग में पढ़ते हैं, जो संविधान के दूसरे भाग में है, अनुच्छेद नंबर 5 से 11 तक। तीसरा भाग है मित्र जो सबसे इम्पॉर्टेंट भाग है, हालांकि नागरिकता को सबसे जटिल भाग भी बताया गया है भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। नागरिकता का तीसरा भाग है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। मूल अधिकार की बात करें मित्र तो मूल अधिकार जो है ये अनुच्छेद नंबर 12 से 36, अनुच्छेद नंबर 12 से 35 तक मूल अधिकार की बात की गई है। जी हाँ, 12 से 35 तक मूल अधिकार की भी बात की गई है, जिससे संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। संविधान का मैग्ना कार्टा मूल अधिकार को कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये क्रमशः मूल अधिकार है। चौथा मूल जो संविधान का भाग है वह है नीति निर्देशक तत्व। जी हाँ, नीति निर्देशक तत्व। अब नीति निर्देशक तत्व क्या है? नीति निर्देशक तत्व का मतलब ये है कि राज्य को एक लोक कल्याणकारी बनाए रखने के लिए जो आदर्श मूल्यों की जरूरत होती है उसको संविधान के भाग 4 में रखा गया है। उस सारे मूल्य को, जिसको अनुच्छेद नंबर 36 से 51, जी हाँ 36 से 51 के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूट किया गया है या बांटा गया है कि राज्य की क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए। अगला एक है जिसको हम कहते हैं भाग 4 का। भाग 4 का में मित्र मूल कर्तव्य को रखा गया है। भाग 4 का में मूल कर्तव्य को रखा गया है। ठीक है, मूल कर्तव्य तो मूल संविधान नहीं थे, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। प्रारंभ में 10 है, इस समय 11 मूल कर्तव्य हैं, जिसको भाग 4 में का में रखा गया है। और अनुच्छेद नंबर 51 का ये आपको पता होना चाहिए कि मूल कर्तव्य किस में है। क्लियर? अब देखिए जो मित्र इम्पॉर्टेंट अगला भाग है संघ है। संघ संविधान का 5वां भाग है। ये 4 भाग आप नोट कर लिए होंगे, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। नहीं नोट किए हैं तो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 5वां भाग। अब देखिए 5वें भाग को कई खंडों में बांटकर पढ़ा जाता है, जैसे यहाँ पर हम समझते हैं। ठीक है, देखिए 5वां भाग कौन सा है? अगर हम बात करें संविधान का 5वां भाग, संविधान का जो 5वां भाग है वो कौन सा है बताइए? संविधान का 5वां भाग संघ है। कौन सा मित्र? संघ। अब देखिए इसको जरा समझने का प्रयास करिए। अगर हम 5वां भाग संघ बोलें तो इसका मतलब मोटे मोटा आप किससे लगाएंगे? केंद्र सरकार। क्या किससे लगाएंगे? केंद्र सरकार से लगाएंगे।
ठीक है, किससे लगाएंगे? केंद्र सरकार। ये संघ है पांचवा भाग। अब देखिए संघ में जो है ये अनुच्छेद कितने से कितने हैं? ये अनुच्छेद की बात करेंगे तो 52 से लेकर 151 तक अगर हम देखें तो ये संघ की ही बात कही गई है, यानी कि संविधान का पांचवा भाग संघ है जो अनुच्छेद नंबर 52 से 151 तक है। क्लियर? इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं मित्र, यहाँ पर इसके अंतर्गत कई ऐसे इम्पॉर्टेंट पद आते हैं जिसको आपको याद करना होगा कि कौन कौन इसमें इम्पॉर्टेंट पद हैं और कैसे हैं और कितने अनुच्छेद से हैं। अब आते हैं, देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें राष्ट्रपति की बात करें, जी हाँ, अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति के संदर्भ में अगर हम देखें, राष्ट्रपति के संदर्भ में देखें तो राष्ट्रपति के संदर्भ में देखें तो ये अनुच्छेद नंबर, अगर हम बात करें तो अनुच्छेद नंबर इनका स्टार्ट हो जाता है 52 से लेकर, इनका जो अनुच्छेद है 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति के संदर्भ में बातें कही गई हैं। क्लियर? इसके बाद देख लेते हैं उपराष्ट्रपति। अगर हम उपराष्ट्रपति के भी संदर्भ में बात कर लेते हैं तो इनके संदर्भ में, उपराष्ट्रपति के संदर्भ में इनका भी अनुच्छेद नंबर 62 से लेकर 70 तक प्रावधान किया गया है। यानी कि राष्ट्रपति का पद, इनके संबंधित कार्य, इनका निर्वाचन, इनकी योग्यता, ये सारी चीज़ें बातें इसके अंतर्गत कही जाती हैं। इतने अनुच्छेद के बीच में इनके दायित्व, इनके अधिकार, इनकी शक्तियाँ, इनकी योग्यता, ठीक है, ये सारी चीज़ इनके अंतर्गत चर्चा की जाती है। इसके बाद अगर आप देखेंगे बीच में कुछ अनुच्छेद आ जाता है, जैसे 71, 72, 73, ये सारे अनुच्छेद भी आते हैं, जिसमें आप 71 में देखते होंगे कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव के विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है। 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ प्रदान की गई है और 73 में कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अगला हम देख लेते हैं मंत्रिपरिषद। जी हाँ, अगर हम मंत्रिपरिषद की बात कर लें या कार्यपालिका की बात कर लें, कार्यपालिका की बात कर लें, विस्तार एवं शक्ति के संदर्भ बात कर लें तो ये टोटल हो जाता है 73 से लेकर अगर हम देखें 78 अनुच्छेद तक ये मंत्रिपरिषद और कार्यपालिका व सचिवालय से संबंधित बातें कही गई है। ठीक है, जिसके अंतर्गत मंत्रिपरिषद क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है, मंत्रियों की भूमिका क्या होती है या मंत्रिपरिषद के कितने प्रकार होते हैं, उनके दायित्व क्या होते हैं, राष्ट्रपति का इनका किस प्रकार का संबंध होता है, महान न्यायवादी का संबंध किस तरीके से होता है कार्यपालिका से, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चर्चा की गई हैं। अगला इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं मित्र, जो है वह संसद है। अब जरा समझिए, संसद की अगर हम बात कर लेते हैं तो संसद की बात करेंगे तो संसद अनुच्छेद नंबर 79 से लेकर अगर हम देखें तो राष्ट्रपति के अध्यादेश तक संसद का प्रावधान किया गया है। 79 से लेकर 79 से अनुच्छेद नंबर 123 तक अगर हम बात कर लें तो संसद की से संबंधित जितने भी कार्रवाइयों हैं, जो उनकी भूमिका है, जो संसद में पदाधिकारी हैं, जो मेंबर हैं, उनके संदर्भ में योग्यता क्या होनी चाहिए, निर्वाचन कैसे होना चाहिए, उनकी भूमिका क्या है, उनको पद से कैसे हटाया जाना चाहिए, ये सारी बातें संसद के संदर्भ में 79 से लेकर अनुच्छेद नंबर 123 तक कही गई है। और जितने भी विधायी प्रक्रियाएँ हैं सब इसके अंतर्गत आती हैं। क्लियर? ये किस भाग के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं? संसद के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? संसद के अंतर्गत। क्लियर? अब देखते हैं इसमें अगला एक है सर्वोच्च न्यायालय, नाम तो सुने होंगे, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ये केंद्रीय न्यायालय इसको मान लिया जाता है और ये अनुच्छेद नंबर कितने से कितने हैं? 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में बात की गई है। क्लियर? इसके बाद केंद्र में एक महत्वपूर्ण पद होता है, जो राज्य में वो पद नहीं होता है। वो पद कौन सा है? पूरे भारत में एक ही पद होता है जिसके ऊपर लेखा जोखा, बजट का लेखा जोखा का बहुत बड़ा दायित्व होता है। क्लियर?
वो कौन सा है? वो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसे आप कैग कहते हो, कैग। ये अनुच्छेद नंबर 148 से लेकर 151 तक के संदर्भ में कैग के बारे में चर्चा किया गया है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि संघ में इतने इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण भागों को पढ़ना है। और संघ अनुच्छेद नंबर 52 से 151, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद व संसद, सुप्रीम कोर्ट और नियंत्रक महालेखा परीक्षक को पढ़ा जाता है। यहाँ पर अभी मैं आपको डिटेल्स नहीं बताऊंगा। यहाँ पर एक सिर्फ संविधान में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसका थोड़ा सा एक टेलर है यहाँ पर, उस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर? अब देखते हैं अगला हम भाग देखते हैं। संविधान का जो नेक्स्ट भाग है मित्र, वो कौन सा है? संविधान का जो नेक्स्ट भाग है वह राज्य है। कौन सा भाग है? राज्य है। तो राज्य के संदर्भ में हम देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो इतनी बातें तो आपको समझ में आ ही गई होगी। आइए देखते हैं राज्य। अब देखिए संविधान का जो नेक्स्ट भाग है वह है राज्य। कौन सा है? राज्य। भाग 6 की अगर हम बात कर लें तो भाग 6 में क्या है? राज्य, जिसको सामान्यतः आप प्रांत के भी नाम से जानते हो या सूबा के नाम से भी जानते हो। ठीक है, ये राज्य है। क्या है? राज्य है। अब ये अनुच्छेद नंबर चर्चा कर लें तो 152 से लेकर अनुच्छेद नंबर 237 तक। जी हाँ, अनुच्छेद नंबर 237 तक राज्य के संदर्भ में बात की गई। जो केंद्र सरकार में जो स्थिति अभी आपको मैंने दिखाया, वही स्थिति राज्य में भी होगी। संविधान की संरचना को आप याद करिए। संविधान की संरचना तो आपको याद आ ही रहा होगा, जिसमें मैंने डिवाइड करके बताया था। अब ये देखिए अनुच्छेद नंबर 152 से लेकर अगर हम चर्चा करें तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि यहाँ पर हम राज्यपाल की भी चर्चा करेंगे, राज्यपाल, और यहाँ पर हम मंत्रिपरिषद की भी चर्चा करेंगे, मंत्रिपरिषद, और यहाँ पर हम विधानमंडल की भी चर्चा करेंगे, विधानमंडल, और यहाँ पर उच्च न्यायालय, जिसको आप हाई कोर्ट के नाम से जानते हो, वो भी होगा। और जिला लेवल पर राज्य में ही एक अधीनस्थ न्यायालय होता है, आपने वो भी सुना होगा। उसका भी संविधान में क्या किया गया है? उपबंध किया गया है, अधीनस्थ न्यायालय। क्लियर? अगर हम राज्यपाल की बात कर लें तो ये अनुच्छेद नंबर 152 से लेकर 162 तक इनका बात कही गई है। इसके बाद 163 से आसपास लेकर राज्यपाल के इनकी बातें जो कही गई है 167 तक कही गई है। हालांकि अनुच्छेद नंबर 163 में ये कहा गया है कि जो राज्यपाल होगा वह मंत्रिपरिषद के सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा, तो मंत्रिपरिषद 163 में है। क्लियर? और विधानमंडल की शुरुआत अनुच्छेद नंबर 168 से प्रारंभ होकर अनुच्छेद नंबर 213 तक। और अनुच्छेद नंबर 213 में क्या है बताइए? राज्यपाल के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश है। राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश है। और अनुच्छेद नंबर 168 में विधानमंडल की बात कही गई है। तो विधानमंडल एज लाइक विधायिका, व्यवस्थापिका या संसद, लेकिन किसके संदर्भ में? राज्य के संदर्भ में। क्लियर? तो छठवें भाग को इतने भागों में बांटकर पढ़ेंगे। उच्च न्यायालय की अगर हम बात कर लेते हैं मित्र, तो 214 से लेकर अनुच्छेद नंबर 232 तक हाई कोर्ट के संदर्भ में बातें कही गई हैं। और वहीं पर अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय की अगर बात करें तो अनुच्छेद नंबर 233 से लेकर 237 के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय के संदर्भ में बातें कही गई हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको संविधान का छठवां भाग भी थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, और ये भी समझ में आ गया होगा कि इसमें मुझे पढ़ना क्या क्या है। क्लियर? आगे आकर देखते हैं
देखिए, अब इसके बाद हम देखते हैं जो है सतवां भाग। सतवां भाग क्या है उस चीज को भी देख लेते हैं। देखिए सतवां भाग क्या है, सतवां भाग को तो निश्चित कर दिया गया है। अब जरा समझने का प्रयास करिएगा मित्र, यहाँ पर जो सतवां भाग है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर सतवां भाग में ये कहा गया है जो अनुच्छेद नंबर 238, जी हाँ, सतवां भाग अनुच्छेद नंबर 238 में, और इसका संबंध जो है वह है संघ शासित राज्य। लेकिन संघ शासित राज्य में कौन, जो देशी रियासतें की राज्य थी, देशी रियासत राज्य। अब देखिए मित्र, आप इसके चक्कर में पड़ गए होंगे। आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि 1948 में भारत में राज्य की 4 कैटेगरी तैयार की गई थी। कुछ ऐसे राज्य ब्रिटिश प्रांतीय राज्य थे, वो बड़े राज्य थे, कुछ ब्रिटिश प्रांतीय छोटे राज्य थे, और कुछ देशी रियासतें थी, और कुछ केंद्र शासित राज्य थे। तो आज जो है वो बड़े राज्य तो दिखाई देते हैं, लेकिन छोटे ब्रिटिश प्रांतीय राज्य को समाप्त कर दिया गया। केंद्र शासित राज्य आज भी दिखाई देते हैं, लेकिन इसमें जो राज्य के 4 कंडीशन बताए गए थे, ए, बी, सी और डी, तो इसमें 7वां भाग बी की बात करता है। 7वां भाग बी की बात करता है कि जो देशी रियासतें संबंधित चीज़ें में हेर फेर या बदलाव की जाती थी उसको निरसित कर दिया गया। यानी कि संविधान के 7वें भाग को क्या कर दिया गया, निरसित कर दिया गया, हटा दिया गया। वर्तमान में उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। क्लियर, ये बातें आपको समझनी होगी। इसके बाद अब हम देखते हैं भाग 8। अब भाग 8 में देखेंगे तो इसका भी संबंध संघ शासित राज्यों से। अब आप कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में कुल कितने संघ शासित राज्य हैं। कमेंट करके बताइएगा वर्तमान में कुल कितने संघ शासित राज्य हैं। क्लियर, और इसकी जो बात की गई है ये अनुच्छेद नंबर 239, जी हाँ, अनुच्छेद नंबर 239 में संघ शासित राज्यों की बात की गई, जो वर्तमान में अंडमान निकोबार, ठीक है, दिल्ली, पांडिचेरी, तमाम प्रकार के वो सारे राज्य। कमेंट करके आपको बताना है कुल कितने संघ शासित राज्य हैं। इसकी चर्चा अनुच्छेद नंबर 239 में की गई है। क्या इसके लिए रूल और रेगुलेशन होने चाहिए, कहाँ पे प्रशासनिक आधार पर, कहाँ पे सांस्कृतिक आधार पर, कहाँ पे भौगोलिक आधार पर निर्णय लिए जाने चाहिए केंद्र शासित राज्य बनाने के संदर्भ में, वो सारी चर्चा संविधान के भाग 8 और अनुच्छेद नंबर 239 में किया गया है। क्लियर, और ये 239 से लेकर 242 तक है। कितने हैं, अनुच्छेद नंबर 239 से लेकर 242 तक है। क्लियर, तो ये चीज़ें आप समझते जाइएगा। क्लियर, ये सारी चीज़ें एक जगह में आपको बता दे रहा हूँ। अब इसके बाद आते हैं मित्र, देखते हैं संविधान का जो अगला भाग है वो है पंचायत। जी हाँ, पंचायत को बाद में ही जोड़ा गया था, जैसा कि मैंने पहले कहा, ठीक है। पहले उसके जगह पर कुछ दूसरा था, बाद में उसमें परिवर्तन करके पंचायत को जोड़ा गया। तो आइए देख लेते हैं संविधान का 9वां भाग कौन सा है। भाग 9, भाग 9 की बात कर ले मित्र, तो भाग 9 में क्या है, पंचायत है, पंचायत। क्लियर, अब ये अनुच्छेद नंबर कितने से कितने तक है, बड़ी समस्या है। इसके लिए केवल एक ही अनुच्छेद है, और वो अनुच्छेद है 243। 243 में पंचायत की बात की गई है। लेकिन ध्यान रहे, इस अनुच्छेद नंबर को कई उपखंडों में बांटा गया। इस अनुच्छेद को कई उपखंडों में बांटा गया, कई उपखंडों में बांटा गया। और इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ याद करना है। एक तो आपको याद करना होगा ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, और दूसरा नगर पंचायत,
नगर पंचायत और एक है सहकारी समिति। जी हाँ, बहुत बाद में जोड़ेंगे इसको, सहकारी समिति। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे डिटेल से जब हम संविधान का भाग पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको समझ लेना है कि भाग 9 को अनुच्छेद नंबर 243 को 3 उपखंडों में बांटा गया। ग्राम पंचायत में कुल अनुच्छेदों की संख्या 16 है, नगर पंचायत में कुल अनुच्छेदों की संख्या 18 है और सहकारी समिति में कुल अनुच्छेदों की संख्या 10 है। अब इसको आप जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? तो 18 ये हो गया आपका लगभग 28 और 28 और 16 कितना हो गया? 44। कुल अगर अनुच्छेदों की संख्या मिला लें तो पंचायत में कुल अनुच्छेद की संख्या कितनी है? तो कुल अनुच्छेद की संख्या मोटे मोटा 44 है। कितनी है? 44 है। क्लियर है? ये मोटे मोटा कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 44 है। ग्राम पंचायत में 16, नगर पंचायत में 18 और सहकारी समिति में 10, तो टोटल कितने हो गए? 44 हो गए ग्राम पंचायत में। क्लियर? अगला हम देख लेते हैं जो संविधान का नेक्स्ट भाग है वो कौन सा है? 10वां भाग। और 10वां भाग तो आप जानते होंगे, इसमें क्या है? अनुसूचित जाति। जी हाँ, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष उपबंध। नोट करते जाइएगा सर। भाग 10 में क्या है? अनुसूचित जाति। जी हाँ, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में विशेष उपबंध के संदर्भ में विशेष उपबंध। जी मित्र, विशेष उपबंध है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में विशेष उपबंध है। और ये अनुच्छेद नंबर किस में है? इसके लिए केवल एक ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 244। अनुच्छेद नंबर 244 किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में विशेष उपबंध। और इसका संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है? कमेंट करके बताइएगा। अभी जस्ट इसके पहले मैंने बताया कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के संदर्भ में संविधान के किस अनुसूची में बात कही गई है। भाग तो 10 है, लेकिन आपको यह बताना होगा कि अनुसूची कौन सी है। अब आते हैं, देखते हैं मित्र 11वां भाग। संविधान का 11वां भाग को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिए। देखिए, संविधान का 11वां भाग जो है, 11वां भाग वैसे तो संविधान का 11वां भाग अनुच्छेद नंबर 245 से लेकर, जी हाँ 245 से लेकर अनुच्छेद नंबर 263 तक है। ठीक है, लेकिन इसमें किसकी चर्चा की गई है? इसमें जो चर्चा की गई है 11वां भाग में केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध। अब जरा ध्यान से समझिएगा, केंद्र और राज्य के बीच का जो संबंध है वो 3 तरीके से संबंध है। कौन कौन से? 3 तरीके से संबंध है। एक, केंद्र और राज्य के बीच का जो संबंध होता है वो संबंध होता है प्रशासनिक संबंध। ठीक है, पहले विधायी संबंध। पहले हम देख लेते हैं विधायी संबंध, फिर हम देख लेते हैं प्रशासनिक संबंध और इसके बाद हम देख लेते हैं वित्तीय संबंध। जी हाँ, वित्तीय संबंध, ये वित्तीय संबंध है। क्लियर? लेकिन ये वित्तीय संबंध संविधान के भाग 13 से स्टार्ट हो जाता है, भाग 13। ठीक है, लेकिन आपको ये जानना होगा कि केंद्र और राज्य के बीच का जो संबंध है वो भाग 11 में है और 12वां भाग संपत्ति, वाद और समुदाय और वित्तीय जैसे संबंध 12वें भाग में है।
12वें भाग में, और 11वां भाग में क्या है, केंद्र और राज्य के बीच संबंध। अब हम आते हैं, पहले ये देख लेते हैं कितने अनुच्छेद से अनुच्छेद ये है विधायी संबंध। विधायी संबंध जो है वह अनुच्छेद नंबर 245 से लेकर 254 तक है लगभग, और प्रशासनिक संबंध 255 से लेकर अनुच्छेद नंबर 263 तक है, और ये 264 से लेकर 300 का तक है। जी हाँ, ये 300 का तक है वित्तीयवाद संपत्ति। और इसी में अनुच्छेद नंबर 1 आता है 294 से लेकर अगर आप 300 का तक चल जाएंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 300 का तक चले जाएंगे तो यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट कार्य बताए गए हैं। एक यहाँ पर सरकार के अधिकार, आपको याद होगा मैंने संविधान की परिभाषा पर चर्चा किया था, तो वहाँ पर सरकार के या राज्य के अधिकार की मैंने बात की थी। सरकार के अधिकार एवं कर्तव्य की चर्चा की गई है। यहाँ पर सरकार के क्या अधिकार एवं कर्तव्य हैं इसकी यहाँ पे चर्चा की गई है। और दूसरा संपत्ति के अधिकार पर चर्चा किया गया है, संपत्ति के अधिकार पर। क्लियर? इसको इस तरीके से बांट के देखेंगे, यानी कि 293 तक का संविधान का ये 12वां भाग आपको याद होना चाहिए। 12वें भाग में क्या है, 12वें भाग में वित्तीय संपत्ति वाद व समुदाय संबंधी व्यवस्था की गई। लेकिन केंद्र और राज्य के बीच इतने प्रकार के संबंध पाए जाते हैं, इन संबंधों को आपको ध्यान में रखिएगा। जो लास्ट का संबंध है वित्तीय संबंध, ये संविधान का 13वां भाग है, जिसके अंतर्गत वित्तीय संपत्ति वाद और समुदाय की चर्चा की जाती है। तो आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से भाग 11 और भाग 12 पर यहाँ पर समाप्त हो रहा है। क्लियर? और आपको ये संबंध भी कितने कितने अनुच्छेद हैं ये आपको पता होना चाहिए। और यही चीज़ लोक प्रशासन का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट भाग है। लोक प्रशासन चैप्टर का ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भाग है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। क्लियर? आइए मित्र, अब हम अगला भाग की चर्चा कर लेते हैं, भाग 13। जी हाँ, भाग 13 भी इम्पोर्टेंट है, उस चीज़ को आप थोड़ा सा देखिए। भाग 13 में क्या कहा गया है? भाग 13 में जो बातें कही गई हैं वो क्या है? भाग 13 में वाणिज्य एवं व्यापार का समागम की बात कही गई है। ठीक है, भारत में कैसे व्यापार होने चाहिए, इस सारी चीज़ के संदर्भ में बातें यहाँ पे की गई है। यानी ये इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट है। वित्त के साथ साथ 12वां और 13वां भाग इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। और ये अनुच्छेद नंबर 301 से लेकर अनुच्छेद नंबर 307 मान लिया जाता है वाणिज्य एवं व्यापार का समागम, जो इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। इस चीज़ को आपको समझना होगा। क्लियर? अब हम आते हैं, देखते हैं जो अगला भाग है वह है 14वां भाग। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट भाग है और ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट भाग है। और वो कौन सा भाग है वो देख लेते हैं। देखिए, इसमें जो भाग है भाग 14, भाग 14 में क्या है? भाग 14 में संघ एवं लोक सेवा आयोग के अधीन सेवाएं। अब इसको 3 पार्ट में तोड़ के पढ़ा जाता है। पहला पार्ट जो है इसमें जो है वह है सेवा। इसमें लोक सेवाएं की बात की गई है। एक है अखिल भारतीय सेवा, एक है अखिल भारतीय सेवा। काफ़ी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, ये पूछा गया है, अखिल भारतीय सेवा। और एक आता है लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, सेवा आयोग, जिसमें राज्य और संघ दोनों की बात कही गई है। और एक है लास्ट में न्यायाधिकरण,
न्यायाधिकरण, इसका जो अनुच्छेद है मित्र, वह अनुच्छेद नंबर 308 से लेकर, अगर हम कहें 308 से लेकर ये 314 तक मान लेते हैं, लेकिन इसमें एक ये भी जुड़ा हुआ है जो अनुच्छेद नंबर 312 से संबंधित है। सेवाएं अनुच्छेद नंबर 308 से लेकर 314 तक, इसके बीच एक आती है अखिल भारतीय सेवा, जो अनुच्छेद नंबर 312 में। अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत ऐसा मतलब कि जिसका वेतन केंद्र सरकार दे और सेवाएं ये किसको दे, राज्य को दे, इसके अंतर्गत आने वाले सेवक को अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत रखा जाता है। लोक सेवा आयोग अनुच्छेद नंबर 315 से लेकर अनुच्छेद नंबर 323 तक के संबंधित जो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के संबंधित जितने भी बातें कही गई हैं वह यहीं पर कही गई हैं। उनके अध्यक्ष के बारे में, उनके सदस्य के बारे में, उनकी योग्यता के बारे में, उनकी नियुक्ति के बारे में, उनके पद के हटाए जाने के बारे में सारी बातें यहीं पे कही गई हैं। क्लियर। और न्यायाधिकरण की अगर हम बात करें तो न्यायाधिकरण के संदर्भ में एक है अनुच्छेद नंबर 323 का, जी हाँ 23 का, यानी कि इनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करनी है तो डायरेक्ट आप हाई कोर्ट नहीं जाओगे, आप न्यायाधिकरण एक मेंबर, एक चैम्बर बनाया जाता है, पहले यहाँ पे जाओगे और इसके खिलाफ हाई कोर्ट में चुनौती तो नहीं दी जा सकती, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है। तो इस तरीके से आपने भाग 14 को भी देख लिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा कि केवल सिर्फ भाग ही भाग में नहीं बता रहा हूँ। अगर वो मुझे बताना होता तो अब तक मैं इसको 15 मिनट के अंदर समाप्त कर दिया होता, लेकिन एक तरीके से ये आपके संविधान का सिलेबस है और इस सिलेबस को किस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा जाए ये आपके लिए जानना आवश्यक है। क्लियर। अब आते हैं मित्र, हम अगला भाग देख लेते हैं जो संविधान का नेक्स्ट भाग है। वो कौन सा है? वो संविधान का 15वां भाग है। तो 15वां भाग क्या है? निर्वाचन। जी हाँ, बहुत सिंपल आपने सुना होगा, निर्वाचन, निर्वाचन, निर्वाचन आयोग, आप तो नाम तो सुना होगा, निर्वाचन। तो जो निर्वाचन की बात की गई है वो संविधान का 15वां भाग है और अनुच्छेद इसका जो है वो कितने से कितने हैं? तो 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन के संदर्भ में बात की गई। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि केंद्र का चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है, राज्य के में चुनाव के कराने की जिम्मेदारी किसकी है, पंचायतों में चुनाव किस प्रकार का होता है, मताधिकार के संदर्भ में, चुनाव के लड़ने के संदर्भ में और वंचित करने के संदर्भ में तमाम प्रकार की बातें इस निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कही गई हैं। क्लियर। अनुच्छेद नंबर 324 से 329 तक। अगला हम देख लेते हैं, अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, भाग है, ये जो भाग है वह 16 है मित्र, भाग 16। इसमें कहा गया है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। अब इसका क्या मतलब? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, ये अनुच्छेद जो है अगर इसको देखेंगे तो ये है 330 से लेकर, इसको लेकर चलते हैं 342 तक, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। अब कुछ विशेष वर्ग कौन कौन से हैं बताइए? तो कुछ विशेष वर्गों में इसमें अल्पसंख्यक वर्गों को भी रखा गया है। कुछ विशेष वर्गों में जैसे एंग्लो समुदाय के सदस्य, एंग्लो समुदाय के सदस्य ये विशेष वर्ग में कहलाते हैं। जो एससी और एसटी हैं ये भी विशेष वर्ग के रूप में कहलाते हैं। इसके अलावा जो महिला वर्ग है ये भी विशेष उपवर्ग है, महिला वर्ग, ठीक है। इसके अलावा जो एक तरीके से विकलांग है ये भी किसमें है? विशेष उपवर्ग में है, विकलांग। और इसके अलावा पिछड़ा वर्ग भी, जो पिछड़ा वर्ग है वह किसमें है? वो भी विशेष वर्ग में है। तो ये सब विशेष वर्ग हैं जिनके लिए इनका प्रावधान, इनकी सुरक्षा संविधान के 16वें भाग में बताई गई है।
और इनके लिए अलग अलग आयोग का गठन भी किया गया है, जो समय समय पर अपनी सूचनाएं राष्ट्रपति को देते रहते हैं। क्लियर? तो ये विशेष प्रमुख वर्ग हैं, और इन प्रमुख विशेष वर्गों की चर्चा संविधान के 16वें भाग में की जाती है, जिनका प्रावधान या उपबंध अनुच्छेद नंबर 330 से लेकर अनुच्छेद नंबर 342 तक किया जाता है। क्लियर? इतनी बातें तो समझ में आ गई होंगी। अब अगला हम देख लेते हैं, जो नेक्स्ट है वह भाग 17वां है, और वो 17वां भाग कौन सा है? तो भाषा है। जी हाँ, भाग 17 जो है, जो भाग 17 है मित्र, वह भाषा है। भाग कौन है? 17, और भाषा है। अब आप कमेंट करके बताइए कि भाषा संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है। कमेंट करके बताइए कि भाषा संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है। क्लियर? अब यहाँ पर जो भाग 17 है, यह अनुच्छेद नंबर 343 से लेकर 351 तक है। जी हाँ, 343 से लेकर 351 तक भाषा के संदर्भ में बातें कही गई हैं। ठीक है, भाषा का क्या महत्व है, संसद बहस करने के लिए किस भाषा का प्रयोग करेगा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में बहस करने के लिए किस तरीके का भाषा का प्रयोग किया जाएगा, मातृ शिक्षा किस भाषा का प्रोत्साहन दिया जाएगा, संविधान के प्रारंभिक दौर में किस भाषा का उपयोग किया गया, आगे चलकर इसमें क्या बदलाव किए गए, ये सारी चर्चा संविधान के 17वें भाग में की जाएगी, जो अनुच्छेद नंबर 343 से लेकर 351 तक है। क्लियर? इतनी बातें तो समझ में आ गई होगी आपको। आगे चलें, देखिए अब देखते हैं भाग 18। अगर हम भाग 18 पर चर्चा कर लें मित्र, तो 18 भाग आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भाग 18 कौन सा है? आपात। जी हाँ, आपात, इमरजेंसी। और ये अनुच्छेद नंबर अगर इसकी चर्चा कर ले तो 352 से लेकर अनुच्छेद नंबर 360 में आपात की बात की गई है, और इसको 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। पहला राष्ट्रीय आपात, जिसको हम डिटेल से पढ़ेंगे 18वें भाग को, राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन, और अगला हम देखेंगे आगे वित्तीय आपात। जी हाँ, वित्तीय आपात, यहाँ से खूब प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। ये अनुच्छेद नंबर 352 में इसका प्रावधान है, और इस अनुच्छेद नंबर 352 का संबंध 358 और 359 से काफ़ी जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रपति शासन, ये अनुच्छेद नंबर 356 है, और वित्तीय आपात अनुच्छेद नंबर 360। जी हाँ, ये 3 प्रकार के आपात हैं जिनको इतने अनुच्छेद में वितरण किया गया है, और ये तीनों भाग को मुझे डिटेल से आगे संविधान के 18वें भाग में पढ़ना है। क्लियर? अब हम आगे देखते हैं। आगे अगर हम देखें तो 19वां भाग आ जाता है, और 19वां भाग क्या है? 19वां भाग जो है वो प्रकीर्णन है। जी हाँ, 19वां भाग प्रकीर्णन है। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, लेकिन आपको याद तो करना पड़ेगा ही कि 19वां भाग प्रकीर्णन है। एक तरीके से कुछ चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं जो दुर्घटनाएं वगैरह से संबंधित होती है, व्याख्या से संबंधित होती है, और ये अनुच्छेद नंबर 361 से लेकर अनुच्छेद नंबर 367 तक है। आपको इतना ही ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ना तो यहाँ से अभी तक कभी भी प्रश्न पूछा नहीं गया है। जब से मैं पेपर दे रहा हूँ तब से यहाँ पर अभी भी कभी भी प्रश्न पूछा नहीं गया है 19वें भाग से प्रकीर्णन। अब देखते हैं 20वां, ये इम्पोर्टेंट है। भाग 20वां जो है ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, और ये है संविधान संशोधन। जी हाँ, संविधान संशोधन, और ये संविधान संशोधन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसके लिए केवल एक ही अनुच्छेद है, वो है अनुच्छेद नंबर 368। संविधान संशोधन मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वो 3 प्रकार के संविधान संशोधन कौन कौन से होते हैं, जिसको हम बाद में डिटेल से चर्चा करेंगे। एक होता है साधारण संविधान संशोधन, एक होता है विशेष संविधान संशोधन, विशेष बहुमत के आधार पर संविधान संशोधन, और एक होता है विशेष
बहुमत और प्लस आधे से अधिक राज्यों के स्वीकृति के आधार पर संशोधन। क्लियर? ज़्यादातर संविधान संशोधन, हालांकि ये संविधान संशोधन का भाग नहीं, संविधान संशोधन का भाग तो विशेष संविधान संशोधन और विशेष बहुमत आधे से अधिक राज्यों के संविधान संशोधन, ये संविधान संशोधन का भाग है। लेकिन साधारण संविधान संशोधन के माध्यम से भी कानून बनते हैं, ऐसा नहीं कि कानून नहीं बनते हैं, बनते हैं, लेकिन इनकी प्रक्रिया क्या होती है, बहुत सरल होती है। और शायद इन्हीं के आधार पर संविधान को ज़्यादा संविधान संशोधन इन्हीं दोनों के माध्यम से हुआ है, इसलिए संविधान की प्रक्रिया ज़्यादा लचीला है। इसके माध्यम से बहुत कम संविधान संशोधन हुए हैं, इसलिए संविधान की प्रक्रिया बहुत कम जटिल है। क्लियर? तो इस तरीके से ये 3 प्रकार के संविधान संशोधन होते हैं, जिसकी चर्चा अनुच्छेद नंबर 368 और भाग 20 में। लेकिन ध्यान रखिएगा, साधारण संविधान संशोधन अनुच्छेद नंबर 368 का भाग नहीं है। आगे इस पर जब हम पढ़ाएंगे तो डिटेल से चर्चा करेंगे। क्लियर? अब देखते हैं मित्र, अगला भाग जो है 21वां जो है वह है अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध। जी हाँ, जो 21वां भाग है संविधान का 21वां भाग जो है वह है अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध। भाग 21 जो है वह है अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध। जी हाँ, देखिए मित्र, हमारे संविधान में कई पद हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, तमाम प्रकार के संवैधानिक पद हैं। इनको लेकर अगर किसी प्रकार की गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो ऐसे स्थिति में हम 21वें भाग का सहारा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर राज्यों में ढेर सारे हमारे राज्य हैं, उन राज्यों में अगर किसी भी प्रकार के कानून को लेकर गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उसका एक्सप्लेनेशन करने के लिए हम भाग 21 में जाते हैं, अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध। जब कभी भी राज्यों के उनके निर्माण, उनके विस्तार, उनके बंटवारे से लेकर अगर कोई समस्याएं उत्पन्न हो जाती है तो उसका एक्सप्लेनेशन करने के लिए हम भाग 21 में जाते हैं, और इनका संबंध कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से भाग 1 से भी ताल्लुक़ रखता है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे हम बढ़ते हैं। भाग 22 और ये लास्ट है, वह अंतिम भाग है, और ये भाग है जिसमें संक्षिप्त भाषा व नाम की बात कही गई है। संक्षिप्त भाषा, नाम इत्यादि की बात कही गई है। ठीक है मित्र? और ये अनुच्छेद नंबर 393 से लेकर अनुच्छेद नंबर 395 तक उपबंध किया गया है। तो इस तरीके से आपने देखा कुल अनुच्छेदों की संख्या 395 है, लेकिन इसमें संशोधन करते करते आज अनुच्छेदों की संख्या लगभग 465 से ऊपर हो चुकी है। ठीक है? और भाग 22 अनुसूची 12 आपने तो देख ही लिया। क्लियर? और इसके बारे में मैंने आपको एक पृष्ठभूमि क्लियर कर दिया। या तो आप ये कह सकते हो कि संविधान जैसे विषयों में पढ़ने के लिए संविधान की भाग की क्या भूमिका होती है, उसको खंडवार करके कैसे स्टडी किया जाना चाहिए, उसके संदर्भ में भी मैंने यहाँ पे चर्चा किया। तो एक आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और दूसरा कि संविधान के किस भाग में किसकी बात कही गई है और किस अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक इनका विवरण दिया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई इसमें समस्याएं है तो कमेंट आप ज़रूर करिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम हम एक नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। वह वीडियो होगा संविधान का स्रोत। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।